यहां से मिलने वाली हैं, जो बार बार लेक्चर आप सुनेंगे। एक तो भाषा, जो आपको कौन से शब्दों का चयन करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और दूसरा जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक फॉर्मेट में अगर आपको आता है तो पैराग्राफ में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये इनके अंदर जो मानव के विषय होते हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, यहां सही और गलत जैसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कोई कंसेप्ट यहां नहीं होता, आपको मैं बता ही देता हूं, है ना। हाँ, तो यही है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में जो होता है वहां उनके पास पैसा है, उनको उनकी जो मेहनताना है उसका सही पैसा मिलता है। ये आपको यहां दिख रहा है, क्योंकि 18% लोग हैं, उनके पास में 27% पैसा है। हाँ, और यहां अगर इस तरीका का कोई देश आप देखते हैं तो आप कहोगे कि ये कम से कम डेवलप्ड नहीं है तो कम से कम विकासशील यानी कि डेवलपिंग तो है। देखना है, अगर आप उन दोनों के बीच में तारतम्य बैठा लेते हैं कि आपने किताब से पढ़ा, आज जो प्रॉब्लम समाज में आप देख रहे हैं, क्या हम उसको उससे जोड़ सकते हैं और जोड़ करके क्या उसका समाधान ला सकते हैं। अगर आप ला सकते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे। वो इस वाले को कूद करके, यानी कि ये उसने क्या कर दिया, जंप। कारण क्या हुआ, अब समझ गए आप कारण क्या हुआ, यानी कि पॉलिसी पैरालिसिस। हमारी जो पॉलिसी थी, हमारी जो राजनेता थे, उनकी पूरी तरीका से असफलता को ये दिखाता है। विजनरी नहीं थे वो, विजनरी नहीं थे, बल्कि उनके पास कोई विजन ही नहीं था। किसी के ये मत जाना कि सर वो टॉपर ऐसे बोल रहा था, वो टॉपर ऐसे बोल रहा था। भाई मैं जो आपको यहां बोल रहा हूं उससे आप समझ के चलेंगे, सैद्धांतिक रूप से पालन करेंगे, व्यवहारिक रूप से उसे जाने। ऐसा नहीं मैंने कह दिया तो उसे मान लेना, नहीं, उसे प्रयोग करना। अगर बेहतर लगता है, बेहतर है इसलिए बता रहा हूं, बेहतर लगता है फॉलो करना, बाकी आपकी जिंदगी है, आपका कैरियर है, आप देखें अपने हिसाब से। कैसे प्रभावित किया अच्छे से बता चुका हूं, रिमाइंड कर करके इस लेक्चर बार बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त और अच्छी नॉलेज जल्दी से समझ नहीं आती, तो जल्दीबाजी ना करें। फिर 7 से 15 दिन के बीच में आपको देखना है, और देखना किसमें है, 1.5 की स्पीड में देख लेना है। और जब 15 से 30 वाले में आप देखें तो या तो आप 1.5 या फिर 2 की स्पीड में आप इसे देख लेना, और जब इसमें देखें आप तो 2 की स्पीड में आप इसे देखना 30 से 45 दिन के बाद में। उसी तरीका से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य ये कहते हैं, अगर आप लिख करके आप पढ़ते हैं, लिख करके, है ना, आप लिखते जाएं, जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूं वैसा अगर आप लिखते जाते हैं और पढ़ते हैं, तब आपकी मेमोरी रिटेंशन सबसे ज्यादा होती है। एक वीडियो में जब तक रखूंगा जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, अगर मुझे रिस्पॉन्स दिखेगा कि लोगों को चाहत है और भी मैं उनके लिए कुछ करूं, तो फिर मैं 1 से 4 वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। और 360 दिन के लिए आपको बोला है, 360 डेज से पहले ही कवर कराने का प्रयास करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, हमने आर्थिक प्रणालियों के प्रकार देख लिए थे, जिसमें हमने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था था, नियोजित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा था। आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं। तो डालेंगे आप, पहला वही है, टॉपिक क्या है आज का, ये है इंट्रो प्लस नेशनल इनकम। फिर आप यूनिट डालेंगे, यूनिट है फर्स्ट और लेक्चर है सेकंड। लिख लिया आपने, ये लिख लेंगे आप, तरीका से आप देखेंगे, ये लिख लेंगे आप। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, टॉपिक है इंट्रो प्लस नेशनल इनकम, और यूनिट है फर्स्ट और लेक्चर है सेकंड। आज हम इसमें देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर हम सामान्यतः देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो 3 हैं। सामान्यतः जो है हम 3 अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। बाकी अगर आप मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो इसका जो बाइफर्केशन है वो क्वाटरनरी, ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार से और विभाजन इसका हो सकता है। लेकिन हम सामान्यतः बात करेंगे जो हमारी यूपीएससी के लिए आवश्यक है, और जो सामान्यतः देखा जाता है वह है 3। कौन कौन से हैं, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में हम विभाजन करके इसे देखेंगे, और आप अब मेरे साथ में लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे त्रिक्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को सामान्य तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे पहला डालेंगे,
आज का जो सब टॉपिक है वो क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसे डालेंगे और ये सब टॉपिक है। इसके अंदर पहला पॉइंट डाल करके हमें लिखना है, ये आपने लिख लिया, त्रिक्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 श्रेणियों में। और अब आप पहला पॉइंट डालकर लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और लिखना प्रारंभ करेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। इसी के अंदर अभी जैसे ये पहला डाला है आपने, इसके अंदर ABC करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको लिखना है। और लिखना कैसा है कि जैसे मैं ऑलरेडी हर लेक्चर में आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, उसी प्रकार से मैं अभी बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट या हूबहू वही नहीं लिखना है, बल्कि आपको जो अपने नोट्स हैं वो की टर्म में बनाने हैं। जो भी मैं बोलता हुआ जा रहा हूं उसको आपको शॉर्ट लिखना है। कैसे लिखना है मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे कि मैं पहला पॉइंट आप लिखेंगे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे चाहिए था। इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना या मछली पालन, खनन आदि प्रत्यक्ष उपयोग होता है, यानी कि ये सारे हम करते हैं। तो आपको क्या लिखना है इस वाले, अगर यही पॉइंट आपको की टर्म में लिखना होगा तो आपको क्या लिखना है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र आपने डाल दिया और इसमें लिखना है यहां कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि आदि, बस। यानी कि इतना ही लिखना है, ये 4-5 वर्ड लिखना है, इससे आप समझ जाओगे। जब आपको कभी लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे आप, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जहां प्राकृतिक संसाधन, उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि को किया जाता है, यानी कि क्रियाएं की जाती हैं, या इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो और अब शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा आपने, यहां कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, या इस तरीका से, बस इतना, या बस इतना डॉट करके छोड़ देना, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये दोनों मैंने आपको लाइव बता दिया है। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो थोड़ा कॉम्पिटेंसी देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या यूपीएससी के लिए डिजर्व करते हैं या नहीं करते। जो मैं बोल रहा हूं अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार विचार करना पड़ेगा अपने ऊपर भी, कि जो मैं शॉर्ट टर्म में आपको लिख करके और हर लेक्चर में बताता हूं, मैं हर लेक्चर में इसलिए बताता हूं क्योंकि नए नए अभ्यर्थी यहाँ जुड़ते हैं, और वो अभ्यर्थी ताकि कंफ्यूज ना हो, और जो मेरी वास्तव में स्ट्रेटजी, क्योंकि वीडियो देखकर तो आप पाओगे नहीं, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे इंटरटेनमेंट की, आप वीडियो देखेंगे बेमतलब की, जिनसे आपको कुछ होना नहीं है। और तैयारी किसकी कर रहे हैं आप, यूपीएससी की तैयारी, आप यूपीएससी की कर रहे हैं। और मैं आपको और बताऊं कौन लोग हैं जो बकवास की और अन्य वीडियो देखते हैं पढ़ाई से अलग, वो हिंदी माध्यम के ही विद्यार्थी हैं। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अधिकतर, मैं सबको जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, अधिकतर जो लोग हैं वो प्रोफेशनल तरीका से तैयारी करते हैं। प्रोफेशनल का मतलब टाई बेल्ट पहन करके नहीं, बल्कि मुद्दे पर तैयारी करते हैं, उसी इशू पर तैयारी करते हैं। ये नहीं है कि तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं और देख रहे हैं पूरे दिन कपिल शर्मा शो या फिर कोई और लाफ्टर इसी तरीका से, तो ऐसा नहीं करना है। हिंदी माध्यम की ये कमजोरी जो है ना, वो भावनात्मक रूप वाली, उससे निकल के आपको बाहर आना है। और जो मैं बोल रहा हूं कि की टर्म में कैसे लिखना है ये समझना है, आप समझ गए होंगे। इससे और ज्यादा स्पष्ट मैं उदाहरण क्या दूं आपको, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपको लिखना कैसे मैंने बताया है। अब आगे सेकंड पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे, बी या सी सेकंड पॉइंट डालेंगे, आप लिखेंगे इसमें, हाँ लिखेंगे, इस क्षेत्र में सेवाएं पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, यानी कि यहां जो सेवाएं पूरी तरीका से, जो भी यहां कार्य किए जाते हैं, जो यहां सेवाएं दी जाती हैं, सेवा मतलब कार्य लिख सकते हो आप, यहां जो कार्य किए जाते हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, ताकि दिन प्रतिदिन के कार्यों को जारी रखा जा सके। हाँ, अब लिखना कैसे वो बता चुका हूं, उसी फॉर्म में लिखना, जैसा बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखना, सुनना है इसे गौर से, ताकि आपके दिमाग में एक जो पूरी कहानी है वो समझ आ जाए आपको, और किन शब्दों के साथ आपको लिखना है ये आपको समझ आ जाए। एक वीडियो कम से कम 2 टाइम तो देखना है, 2 बार एक वीडियो देखना है,
और ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 बार देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको समझ ही नहीं आता तो 4 बार एक वीडियो को आप देख लेना। देखना है टाइम पर, ऐसा नहीं कि एक साथ 4 बार देखना, नहीं, आज देख लेना है। सपोज करो आप देख रहे हैं इसे, आप देखने के बाद में आप कम से कम 3 से 7 दिन के टाइम के बीच, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के बीच में एक बार आपको ये वीडियो देख लेना है। उसके बाद में 15 दिन से 7 दिन के बीच में एक बार ये वीडियो देखना है, 10 दिन में, 11 दिन में, और उसके बाद में आपको 15 से 30 दिन के बीच में। तो एक महीना में ये 4 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपने नोट्स बनाए हैं और उन नोट्सों को किस तरीका से आप एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे वो करना आपको आ जाएगा इसे सुनने से। और प्लस किन शब्दों का चयन आपको करना है जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये भी आपको आ जाएगा। दो बातें आपको यहां से मिलने वाली हैं जो बार बार लेक्चर आप सुनेंगे। एक तो भाषा, जो आपको कौन से शब्दों का चयन करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और दूसरा जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक फॉर्मेट में अगर आपको आता है तो पैराग्राफ में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये, ठीक है। हाँ, लिखेंगे आगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे। हाँ, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आधार बनता है क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स इसके अंदर हैं, सारे रॉ मटेरियल्स यहीं से हैं। और जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं वो सब किससे मिलकर बना है? रॉ मटेरियल से बना है। ये शर्ट, ये टी शर्ट मैंने पहना है, ये किससे मिलकर बना है? रॉ मटेरियल रहा होगा। रॉ मटेरियल आता कहां से है? दो तरीका, एक तो प्राकृतिक स्रोत तो उसका है, जैसे कि आपने देखे होंगे जो कीड़े होते हैं वो रेशम का उत्पादन करते हैं, या अन्य तरीका के भी जो धागे होते हैं उनका निर्माण उनसे करते हैं हम। दूसरा है प्राकृतिक तरीका से, नहीं, एग्रीकल्चर के माध्यम से ये सब करते हैं। और उसके बाद में जो थ्रेड्स जो होते हैं, जो आपने 6th-7th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, हाँ, कि धागे किस तरीका से बनाते हैं, एनसीईआरटी में, साइंस की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहां देखा होगा। तो उसी प्रकार से आपको ये सब बनाए जाते हैं धागे। तो जो भी आप देख रहे हैं वो सारा का सारा उसमें से बहुत ज्यादा, है ना, प्रकृति से ही उत्पन्न है ना। हाँ, तो ये जो कहते रॉ मटेरियल जो होता है, आधारभूत जो है, वो सारा का सारा आता है प्राथमिक क्षेत्र से। और प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो एकदम बेसिक लेवल की हैं, और जितनी भी आप ऊपर देखेंगे द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई नजर आएंगी। अगर आप उनके बीच में तारतम्यता और एक जुड़ाव खोजने का प्रयास करते हैं तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, लिखेंगे, डी पॉइंट लिखेंगे, भारत में प्राथमिक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि, भारत में प्राथमिक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि क्षेत्र वर्तमान में काम कर रहे, कृषि क्षेत्र में वर्तमान में काम कर रहे कार्यबल का लगभग 53% को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां पर जो लोग इंडल्स हैं वर्क करने में, यानी कि उनको जो रोजगार जो मिलता है वो 53% है। रोजगार के हम देखेंगे किस प्रकार से रोजगार मिलता है और कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है और अन्य सब्जेक्ट के साथ में इंटरकनेक्टेड करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने जैसा आपको बताया कि पहली यूनिट आपको लंबी भी रहेंगी और थोड़ा धीमे चलेंगे, क्योंकि यहां पर मुझे आपको पूरे विषय की एक समझ देनी होगी, ताकि मैं जो आगे आपको कराऊंगा तो पीछे जो मैंने पहली यूनिट में जो कराया है उसका रेफरेंस देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, वहां पर उसे समझाऊंगा नहीं। समझने के लिए पहली यूनिट हर सब्जेक्ट की आपको देखनी होगी, और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जो भी नए बच्चे हैं अगर उन्हें समझ नहीं आता है तो यूनिट ढूंढना है। पहला यूनिट आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उसका पहले लेक्चर से यूनिट जो भी होगी, जैसे पहली यूनिट है यूनिट 1, उसका लेक्चर नंबर 1 से, और जो भी उसमें लेक्चर आए हुए हैं सारी देखना है। तब आपको आगे किसी और यूनिट पर, मानो आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी यूनिट आने वाली हैं, बहुत सारी यूनिट आएंगी, तो उसके आप मानो 6th या 7th यूनिट पे या 10th यूनिट पे आप हैं, अब आपसे वहीं से आपने ज्वाइन किया है तो आप उसे ना देखें, पहले आप पहली यूनिट के पहले लेक्चर से शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है, तभी आपको जो है उसका लाभ मिलने वाला है। हाँ, अब लिखेंगे आप आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, 53% रोजगार ये प्रदान करता है, और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 17% है। कितना है? 17% है। ये दोनों डेटा जो आपको मैंने दिया है, कार्यबल का कितना है? 53%, और जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 17%। आप समझ रहे हैं? इसे किससे कनेक्ट करेंगे आप? किससे कनेक्ट करेंगे दोनों डेटा को? क्योंकि डेटा की खूबसूरती यह होती है कि आप उसको अपने तरीका से मोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसका अपनी तरीका से आप यूज कर सकते हैं। किस तरीका के तथ्य आपके पास है उनको आप किस तरीका से यूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीका से है, क्योंकि डाटा तो निरपेक्ष है, आप उसको सापेक्ष बनाएंगे। तो दो डेटा आपको यहां दिए हैं, ये डी पॉइंट था, जो भी आप देख लेना, डी पॉइंट था शायद, जो कार्यबल है
कार्यबल का 53% और इसका रोजगार यानी कि जो जीडीपी में इसका योगदान कितना है 17%। अब इन दोनों डेटा को आप कंपैरिजन करें। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं इस पूरे जो इस पूरी सीरीज को और भी एग्जाम के लिए डाल सकता था, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इनका भी मैं इसे डाल सकता था कि भाई जीएस के लिए आप ये करो, लेकिन मैं डालता क्यों नहीं हूं, मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। अगर आप वास्तव में एक ट्रू एस्पायरेंट हैं 100% ये आपको फायदा देने वाला है। मैं जो स्टेट पीसीएस है जो कि यूपीएससी के ही आधार पर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, 4 पेपर वहां पे भी जीएस के हैं और उसी तरीका से प्रीलिम्स होता है, फिर 4 जीएस के पेपर होते हैं, उनके लिए ये बराबर उपयोगी है। ये बराबर उपयोगी, जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा है उसके लिए ये बराबर उपयोगी। अगर कोई भी व्यक्ति इसे देख रहे हैं और उनके जानने वाला कोई ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट का ऐसे ही तरीका से एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये उनके लिए भी बराबर उपयोगी है, बराबर उपयोगी है ये तो। लेकिन जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की कर रहे हैं, मैं उनके लिए या फिर और कोई तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस आता है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूं। कारण क्या है, मैं जानता हूं कि समय की कीमत क्या है, समय आपका बहुमूल्य है। अगर मैं उन्हें इसके साथ शेयर करता हूं तो उनको ये डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचाने वाला, तो उनके लिए हम कहीं अलग व्यवस्था करेंगे कुछ। लेकिन इस चैनल पर प्योर एकदम एक तो यूपीएससी या यूपीएससी के तरीका से जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, स्टेट पीसीएस जिन्हें बोलते हैं, उनके साथ इसे शेयर करें। और लोगों का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए हम कहीं अलग व्यवस्था करेंगे, लेकिन दोनों के लिए ये उपयोगी है। तो मैं इसे औरों के लिए इसीलिए नहीं करता क्योंकि यहां पर जो मैं बताता हूं वो एकदम यूपीएससी के लिए, यूपीएससी इसको समझने के लिए और यूपीएससी को क्रैक करने के लिए जो उसकी समझ होनी चाहिए, जिन सिद्धांतों की, जिन टॉपिक्स की, यहां तथ्य कम बल्कि आपके कंसेप्ट ज्यादा हैं, तो कंसेप्ट्स के ऊपर चलने वाले हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उस टाइप की जो है एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए। अगर आप वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप आपके अंदर हो जाती है तो आप आईएएस बनेंगे, क्रैक कर जाएंगे यूपीएससी। अगर आप ये नहीं जोड़ना आता, आपको ये तथ्य आपको नहीं, उनको आपको मीन्स निकालने आते, कारण कार्य सिद्धांत, मैंने आपको बताया है कि जितनी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं यानी कि जो मानविकीय विषय हैं, वहां पर आप कार्य कारण सिद्धांत पर कार्य करेंगे। और अपने जीवन में भी आप देखते होंगे कार्य कारण सिद्धांत, एक ये बात याद रख लेना। एक तो मैंने आपको जो इकोनॉमिक्स का बताया है, लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आपके दैनिक जीवन पर भी और जो आपके विषय संबंधित भी हैं। कार्य कारण सिद्धांत यानी कि कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, अगर कोई कारण है तो किसी कार्य का जन्मदाता बनने वाला है, समझना इस बात को। तो कार्य का कारण होता है और जो कार्य कारण है उनके बीच में एक सिद्धांत डेवलप हो जाता है, और वो सिद्धांत यह है कार्य है तो कारण है, कारण है तो कार्य है। तो इस तरीका से हम जो है यहां देखेंगे कि 53% तो वो क्या है, कार्यबल, यानी कि 53% लोग लगे हुए हैं। यदि 100 लोग हैं तो 53% यहां लगे हुए हैं, और जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो है 17%। इससे दो बात निकलकर सामने आती हैं। एक तो इनडायरेक्ट तरीका से ये कि ये जो लोग यहां लगे हुए हैं ये गरीब रहेंगे, ये गरीब होंगे, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मात्र उनके पास पैसा कितना आ रहा है। अगर आप पूरा 100% लेकर के चलते हैं तो 53 लोगों के पास में मात्र 17% है, कुछ ऐसा माना, यही प्रोड्यूस वो करते हैं तो इसी का हिस्सा रखेंगे तो 17%। और जो बचे हुए 47% लोग हैं, मैं सामान्यतः आपको बता रहा हूं, अभी आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के ना सोचेंगे, और उनके पास में कितना है बचा हुआ, 100 में से 17 हटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 100 में से 17 हटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 83%। 83% जो है वो 47% के पास में है। अब आप समझ रहे हैं, अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूं, तो आप यहां देखेंगे तो गरीबी का मुख्य कारण है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ाएंगे, बेरोजगारी है ना, और पॉवर्टी, तो इंटर रिलेटेड करके पढ़ाएंगे कि वो दोनों अलग नहीं है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न भी पूछा था, पॉपुलेशन जो है गरीबी का कारण है या गरीबी पॉपुलेशन का कारण है, तो ये दोनों बातें मैं उसी तरीका से आपको बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे तो 17% इनके पास क्या है जीडीपी में। तो दूसरा क्या इंपैक्ट आएगा, जो राष्ट्र है, राष्ट्र जो है वो क्या है, वो भी गरीब रहने वाला है। इससे यही पता चल रहा है ना, जो ये राष्ट्र है जिसकी 53% जनसंख्या मात्र जीडीपी में 17% का कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये डेवलप्ड नेशन नहीं है,
ये डेवलप्ड नेशन नहीं है, ये या तो विकासशील है या फिर विकासशील। अब पहले तो मानते थे कि या तो विकसित होगा या विकासशील होगा, नहीं, अब उनका भी अंदर लेयर्स हैं, ठीक है, कि वो विकासशील है, लीस्ट डेवलप है या फिर जैसा भी है। अब देखेंगे, मैं बताऊंगा ये सारा। तो ये जो देश है वो क्या है, अमीर देश नहीं है, गरीब देश है। तो इस आंकड़े, इनको जब मैं आंकड़े आपको बताऊं तो उनको ऐसा तरीका से कनेक्ट करके आपको देखना है। ये है यूपीएससी की तैयारी, ठीक है। हाँ, और अकबर कौन से नंबर का मुकुट पहनता था, जहांगीर कौन से घोड़े पर चलता था, उसका नाम क्या था, ये सब नहीं करना है। ये किसी और एग्जाम में, अब वैसे तो और एग्जाम भी इन्हें नहीं पूछते, लेकिन यूपीएससी की तैयारी इस तरीका से होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीका की एक डेटा देखना है और उसका विश्लेषण करना है। और यही है क्या, मानव के विषय की खूबसूरती। जो मानव के विषय होते हैं, मैं आपको और बता देता हूं एक बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है ना, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जो मानव के विषय होते हैं हमारे इंडिया में तो उन्हें अलग तरीका से देखा जाता है, अलग तरीका से। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप जाएंगे, डेवलप्ड नेशन के अंदर जाएंगे, तो वहां पर ये विषय भी क्या है, रिसर्च के विषय हैं, इन पर भी क्या चलते हैं, शोध चलते हैं। क्योंकि इंडिया तो इंडिया है, उसका अभी मैं लेता नहीं हूं, क्योंकि इंडिया अलग ही है ना। हाँ, तो वहां पर इनके भी शोध चलते हैं। और मानव के विषय की खूबसूरती क्या है, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है उसकी एक खूबसूरती क्या है, वहां सही और गलत कुछ नहीं होता। देखो, जो मानविकीय विषय है, मानविकीय विषय, इनके अंदर जो मानव के विषय होते हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, यहां सही और गलत जैसी कोई बात नहीं होती। ऐसा कोई कंसेप्ट यहां नहीं होता, आपको मैं बता देता हूं क्यों। कारण क्या है, क्योंकि यहां जो सिद्धांत है वो नहीं होते। यहां सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत जो होते हैं वो वहां सही और गलत की बात आती है। जैसे कि साइंस है, साइंस के अंदर क्या है, सिद्धांत है। सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेंसस। उन पर एक क्या होती है, कॉन्सेंसस होती है, यानी कि एक सर्व मान्यता होती है, सब देश उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे कि आपको देखे होंगे कि सीजीएस और एमकेएस पद्धति होती है, यानी कि मेजरमेंट की यूनिट्स होती है ना, ये एमकेएस और सीजीएस, पूरी दुनिया के अंदर उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जो मानव के विषय हैं उनकी थ्योरी अलग अलग हो सकती है। वही जो थ्योरी है भारत के अंदर अलग तरीका से देखी जा सकती है, पाकिस्तान के अंदर अलग तरीका से, अमेरिका के अंदर अलग तरीका से। इसलिए यहां सही गलत नहीं है। जो आप यहां पर अंग्रेजों का इतिहास पढ़ते हो, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में भी उसी तरीका का इतिहास पढ़ाते होंगे? या जो आप यहां पढ़ते हैं, क्या वही तरीका का जो इतिहास या पॉलिटी आपको पाकिस्तान में पढ़ाते होंगे या फिर चाइना में पढ़ाते होंगे, कहीं पढ़ाते होंगे? मानते हैं क्या आप? नहीं, ये ध्यान रखना। विषय तो हिस्ट्री ही है, विषय तो वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, विषय तो आर्ट एंड कल्चर ही है, लेकिन पढ़ाने का जो मेथड है वो अलग अलग है, और उनके जो अपनी मान्यता है उनके अकॉर्डिंग ये बने हैं। तो यहां सही और गलत जैसी कोई बात नहीं होती, यहां होते हैं लॉजिक। यहां क्या होते हैं? लॉजिक होते हैं। इसलिए जो आप बात कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, यूपीएससी के लिए बोल रहा हूं, जो भी आप बात कह रहे हैं या अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, अगर उसका आपके पास में कोई एविडेंस है, डेटा है, तो वो बात सही है। क्लियर है? अगर आपको एक आप वेरीफाइड डेटा बताते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो सही गलत नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी समझ में आपको? तो ये मत सोचना कि उस किताब में ये लिखा है और उस किताब में सर ये लिखा है और वहां की किताब में तो अलग ही लिखा है। हाँ, ज्योग्राफी के अंदर जो सिद्धांत है वो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, लेकिन इतिहास के अंदर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो जो मानव के विषय में ओवरऑल बोल रहा हूं, तो मानव के विषय में सही और गलत जैसी अवधारणा नहीं होती है, बल्कि अपना परसेप्शन होता है। अपना परसेप्शन होता है कि वो उसे किस दृष्टि से देखता है, इस पर दुनिया चलती है, इस पर नहीं कि ये सही और ये गलत है। ठीक है? अब लिखेंगे आगे, आप आगे लिखेंगे। आप भी, मैंने आपसे बहुत अच्छी बातें आपको बताई, ये सारी याद रखने की है। हाँ, लिख लिया। अब लिखेंगे हम द्वितीय क्षेत्र, सेकंड, दूसरे पर हम लिखेंगे द्वितीय क्षेत्र, लिखेंगे द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे इसका पहला पॉइंट, द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ाता है। समझ गए आप? समझ गए इसको? इसके ऊपर बड़ी स्कीम भी लेकर आई है हमारी सरकार, ला रही है। हाँ, कौन सी स्कीम है? क्लस्टर जो डेवलप किए जा रहे हैं भारत के अंदर,
क्लस्टर जो डेवलप किए जा रहे हैं, वहां पर आपको यही तो दिख रहा है कि जो आपके रॉ मटेरियल है, हम उसे रॉ की फॉर्म में ना बेच करके उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसी बहुमूल्य पदार्थ में। कैसे करेंगे? अगर आपने आलू को उगाया, आलू को आपको डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचना है, बल्कि क्या करना है, उसको बदल करके चिप्स बना देना है या फिर खाने का कोई दूसरा आइटम बना देना है, जिससे क्या है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी जो सर्विस है, आपका जो वर्क है वो भी इंक्लूड हो गया। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं या किसी के भी जरिए आप उसको थोक के भाव में बेच सकते हैं बाजार के अंदर। तो उस तरीका से उसका जो वैल्यू है, यानी कि वो उसका वैल्यू बढ़ा देना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, इसके अंदर एक उदाहरण लिख सकते हैं आप, लिखना एक उदाहरण पौधे के सूती रेशे का उपयोग, पौधे के सूती रेशा, पौधे से निकालते हैं ना, हाँ, पौधे के सूती रेशे का उपयोग सूत कतरने और कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है, कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। ये एग्जांपल मैंने अभी तो पीछे भी बताया था। खेतों से प्राप्त गन्ने का उपयोग चीनी या गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी को हम ईंटों में बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसी में प्रयोग करा जाएगा। हाँ, आगे लिखेंगे ये गतिविधियां उद्योगों से जुड़ी होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, ये गतिविधियां उद्योगों से जुड़ी होती हैं। ये गतिविधियां उद्योगों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत में विनिर्माण उद्योग में काम कर रहे कार्यबल का लगभग 18%, यानी कि 18% ये क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है 18% लोगों को, 18%। और जीडीपी में इसका जो योगदान है वो क्या है, 27%। समझ गए आप? यानी कि यहां कार्यबल कितना है, 18%, और जीडीपी में इसका जो योगदान है, वो कितना है, 27%। क्या समझ में आ रहा है इससे कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इंडल्ज थे, जो कार्यरत थे, उनसे कहीं ज्यादा अमीर ये लोग होंगे, इनके पास पैसा ज्यादा होगा, है ना? हाँ, तो यही है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में जो होता है वहां उनके पास पैसा है, उनको उनकी जो मेहनताना है उसका सही पैसा मिलता है। ये आपको यहां दिख रहा है, क्योंकि 18% लोग हैं, उनके पास में 27% पैसा है। हाँ, और यहां अगर इस तरीका का कोई देश आप देखते हैं तो आप कहोगे कि ये कम से कम डेवलप्ड नहीं है तो कम से कम विकासशील, यानी कि डेवलपिंग तो है। डेवलप्ड नहीं है तो डेवलपिंग तो है। हाँ, अब लिखेंगे तृतीय क्षेत्र, तीसरा लिखेंगे हम तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। और इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे आप टर्सरी सेक्टर, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इस क्षेत्र में वे आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, इस क्षेत्र में वे आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जहां विभिन्न सेवाएं जैसे शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन आदि का सृजन किया जाता है। यानी कि ऐसी सर्विसेज आपको दी जाएंगी, यानी कि इसे आप सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। तृतीय क्षेत्र को आप क्या कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर कह सकते हैं। इसका मतलब है नॉन टेंजिबल है, यानी कि हाथ से तो नहीं छू सकते, लेकिन उसका जो वैल्यूज है वो बहुत हाई है। आप कहोगे आपके सर ये क्या है, ये है जैसा आप देखते होंगे, आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा, तो कोई आपको वो ऐसा तो नहीं है अमेरिका में बैठ करके आपको कोई भेजते होंगे पार्सल टाइप का, नहीं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट परचेज किया है तो आपको मंथली पेमेंट करते होंगे उसका, वो आपको क्या दे रहे हैं, नॉन टेंजिबल असेट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो, नॉन टेंजिबल असेट्स आपको दे रहे हैं, यानी कि एक मेमोरी आपको दे रहे हैं वो, कि आप अपना डेटा है स्टोर करके रख सकते हैं। अभी ये जो मैंने चला रखा है ये क्या है, वन नोट है, मैं इसको क्या करता हूँ, मंथली पे करता हूँ। अब ये क्या है कि मैं क्या इस जो सर्विस ले रहा हूँ, कि देने वाला जो मुझे इसका कोई पैकेज भेजता है क्या, नहीं। तो ये सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा रिटर्न करता है, हायर रिटर्न।
है ना, हायर रिटर्न, यानी कि जो आपने मेहनत की है उसका आपको क्या करता है, ज्यादा रिटर्न करता है। हाँ, लिखेंगे आप दूसरा पॉइंट इसका, तीसरा लिखेंगे या पहले दूसरा ही लिखेंगे। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियां, इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ठीक है, लिखेंगे इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। आगे लिखेंगे भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान, भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 54% है, और जो कार्यबल यहां पर लगा हुआ है वो 29% है। समझ गए आप, यानी कि सी पॉइंट था ये। तो कार्यबल कितना है, कार्यबल कितना है इसमें 29%, कार्यबल है 29%, और उनको जो जीडीपी में योगदान कितना है 54%। ये क्या है, जीडीपी में योगदान है। कार्यबल कितना है 29% और जीडीपी में योगदान है 54%। इसका मतलब है अगर इस तरीका की इकोनॉमी है आपकी, इस तरीका के डेटा प्रदर्शित करती है, तो ये डेवलप्ड नेशन है। ये कैसा नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि उनके पास में कार्यबल, कम कार्यबल होने के बावजूद भी उनकी जीडीपी में ज्यादा योगदान कर रहा है। अगर इस प्रकार के आपको इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिखते हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि ये देश क्या है, विकसित देश की श्रेणी में है। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, हाँ लिखेंगे क्षेत्रवार योगदान 2019-20 क्या क्या आता है वो आप देख लेंगे इसमें एक बार। लिखेंगे इस तरीका से टेबल बना लेंगे आप, तीनों लिख लेंगे आप, इस तरीका से बना लेना आप इसे। ठीक है, और यहां पे आपको लिखना है क्षेत्रक, क्षेत्रक, और यहां लिखना है आपको प्राथमिक, यहां लिखेंगे आप द्वितीय, द्वितीयक, यह है तृतीयक। तो इस तरीका से आप बना लेंगे इसे, और यहां पे आप पहले में लिखेंगे क्षेत्रक, जैसा कि ये है। तो इसका प्राथमिक और द्वितीयक कौन कौन से आते हैं, तो पहले में क्या लिखेंगे, पहले में इस तरीका से लिख लेंगे, पहला डालेंगे। तो प्राथमिक में कौन कौन से हैं क्षेत्र आप डालेंगे, इससे प्रश्न आते हैं। लिखेंगे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे यहीं पे डाल करके, इसी के सामने प्रथम में लिख लिया, अब यहां लिखेंगे, पहला लिख लिया यहां पे। इसके अंदर लिखेंगे कौन कौन से शामिल है इसमें, द्वितीय वाले में खनन और उत्खनन, खनन उत्खनन, बिजली गैस पानी आपूर्ति, बिजली गैस पानी की आपूर्ति, उपयोगी सेवाएं, निर्माण, निर्माण ये आ जाएगा। और तृतीय में यहां लिखेंगे कौन कौन से हैं इसके अंदर, लिखेंगे व्यापार, होटल, व्यापार कॉमा कॉमा लगा के लिखेंगे, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। और लिखेंगे इसी में वित्तीय, रियल एस्टेट, प्रोफेसर सेवाएं, और एक और लिखेंगे लोक प्रशासन, रक्षा, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। यानी कि सारे ये किस में आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब लिखेंगे एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा भी गया था, और आने वाले समय में भी ये जो प्रश्न है या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके प्रश्नों के अंदर छुपा हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसी से प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या कारण ऐसा है कि भारत के अंदर ये जो दुर्दशा हमारी बनी हुई है, और वो एड्रेस सेम ही तरीका से आपको करना है कि क्या कारण है कि भारत की जो प्राथमिक क्षेत्र से सीधा जंप वो तृतीय क्षेत्र में कर गया, यानी कि सेवा क्षेत्र, यानी कि जो सेकंड एरिया है हमारा वो क्यों खाली रह गया। प्रश्न बनते हैं, कारण क्या है कि जो चाइना है,
चाइना है या अन्य पूरी दुनिया के अंदर जो देश विकासशील थे वो विकसित हुए, उनका एक पैटर्न रहा। एक पैटर्न क्या था, ये तो हो गया, इसे बंद कर लेना इस तरीका से, ठीक है। तो उनका एक पैटर्न उनमें देखा गया कि पहले वो क्या जाते हैं, अगर ये यहां पे है प्राथमिक क्षेत्र में है, फिर वो कहां जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र में है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो जंप करते हैं तृतीय क्षेत्र में। उनका एक क्या रहा है, ये क्रम रहा है इस तरीका से, ठीक है। इससे होता ये गया कि जो पॉपुलेशन था एक तो उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर दूसरी बात क्या है कि जो मेच्योरिटी आनी चाहिए वो भी आ गया, यानी कि फर्स्ट सेक्टर से द्वितीय सेक्टर में जाने में और दूसरे से तृतीय में जाने में, एक ये हो गया। दूसरा चौथा इसमें क्या है कि जो द्वितीय सेक्टर है वो हर इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है, वो हर इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि यहां पर जो है वो टेंजिबल असेट्स पैदा की जाती हैं, जबकि जो टर्सरी सेक्टर है सेट्स यहां पर पैदा की जाती हैं, और इसके लिए ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होगी, ठीक है, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होगी, या फिर ऐसे सेक्टर यहां पर आएंगे जो लोग सर्विस देते हैं। सर्विस आप जानते हैं ना, सर्विस किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसका जो स्तर है नीचे से ऊंचा बहुत हो सकता है। सर्विस में आपको माइक्रोसॉफ्ट जो सेवा प्रोवाइड करा रही है वो भी सर्विस है, और जो नाई आपके बाल काट रहा है वो भी सर्विस है। दोनों ध्यान रखना, सर्विस दोनों है। उसके अंदर अलग अलग लेयर आती है। जब आप इकोनॉमिक्स को डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे बियॉन्ड द यूपीएससी, तब आपको इन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा आप अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सामान्यतः नॉलेज लेना है, जो यूपीएससी बोलता है वही लेना है। आपको बाबा नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, अर्थशास्त्री नहीं बनना है आपको, क्योंकि जो ये जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से यूपीएससी में पूछते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, जहां आपको उस तरीका का इकोनॉमिक्स पढ़ना है जो समाज से जुड़ा हुआ हो, जो आम जन से, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य मैंने बताया है, सारे सिलेबस का एक उद्देश्य है, समाज के अंदर जो प्रॉब्लम है वो जानना है, और अगर वो जानते हैं आपको वही प्रॉब्लम से प्रश्न दिए जाएंगे, अपने समाज से भी प्लस जो वर्ल्ड है उसके अंदर से भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रश्न आपके सामने आएंगे। आप उन्हें कितने अच्छे से एड्रेस करते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप किताबी रटी रटाई बातें करेंगे तो फिर नहीं होगा, बल्कि जो सिद्धांत किताबों में दिए गए हैं उनको लेकर के आप अपने तरीका से वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो समझे कि आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। समझ गए? सिद्धांत वही रहने हैं, सिद्धांत आप नहीं बनाएंगे, आप एक सिर्फ एस्पायरेंट है, सिद्धांत आपको नहीं बनाने। लेकिन जो सिद्धांत दिए गए हैं वो लिखे कब गए हैं? कोई सिद्धांत हो सकता है लिखा गया हो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, लेकिन वो कहकर के तो चले गए, जेरेमी बेंथम कहकर के चले गए, जो निशे है, जो फ्रेडरिक निशे है वो कहकर के चले गए, लेकिन वो आज के तरीका में, गांधी जी वो तो कहकर के चले गए, नेहरू जी कह करके चले गए, लेकिन आज के परिदृश्य में आपको उनको क्या उपयोगिता है ये देखना है। अगर आप उन दोनों के बीच में तारतम्य बैठा लेते हैं कि आपने किताब से पढ़ा, आज जो प्रॉब्लम समाज में आप देख रहे हैं क्या हम उसको उससे जोड़ सकते हैं और जोड़ करके क्या उसका समाधान ला सकते हैं, अगर आप ला सकते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन का एक ही तरीका है, जितना जल्दी से हो सके वो सिद्धांतों को अपनी भाषा में रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे। किताब से निकाल के किताबी भाषा नहीं पढ़नी, तोता नहीं चाहिए, तोता ये नहीं चाहिए कि किताब में लिखा है और आप जाकर के उसे लिख देंगे, नहीं। इससे देखो ये चलेगा, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो रियल प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे तो किताब खोल कर नहीं बैठोगे, बल्कि अगर आपके पास में एप्लीकेशन आता है, जो सिद्धांत आपने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन आपको आता है तो आप उसे इंप्लीमेंट कर देंगे कि मैंने ये पढ़ा है और ये सिचुएशन उन्होंने बताई थी तो क्यों ना मैं ये करूं, क्योंकि कॉपी में लिख करके आए आप। मेंस की कॉपी जब आपने लिखी थी तो ये प्रश्न आपने लिखे थे और लिखे थे तो आप कर पाएंगे। तो आप समझे जो आपसे मैं चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको आईएएस ही चाह रहा है, नहीं, ट्रेनिंग होगी उसके बाद में, उसके बाद ट्रेनिंग भी होगी, उसके बाद सिचुएशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आने हैं कि भारत की जो दुर्दशा है ये क्यों बनी, भारत क्यों नहीं सेकेंडरी सेक्टर में महारत हासिल कर पाया बल्कि वो टर्सरी सेक्टर में कर पाया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप पहले लिखेंगे इसमें, अब इसका जवाब आप लिखेंगे इसमें, जो हेडिंग डालेंगे, प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन लिखेंगे, इसे डाल लेंगे, सब टॉपिक डाल लें या इस तरीका से करके डाल सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र
भारत का परिवर्तन। इस हेडिंग के अंदर आप लिखना प्रारंभ करेंगे, इससे सारे जो सवाल के जवाब हैं आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको भी बताया है। अपने दिमाग को खोलना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है। अगर आप ये कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2-3 बातें जो मैं बताता हूं कॉपी में लिख लेना, कॉपी में कहीं लिख लेना। अगर आप ये कर पाते हैं और आईएएस नहीं बनते तो कमेंट करना। मेरी फेसबुक पे आप प्रताप सिंह सर्च करेंगे, ठीक है, वहां पे मेरी फेसबुक आईडी पे मुझे फॉलो कर लेना। और आपको जब अगर आप ये सब करते हैं, ये क्या है, ये वो सिद्धांत है, अगर आपने ये फॉलो किए तो रिजल्ट देगा। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो फॉलो किया तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है। अगर ये नमक है, नमक खाओगे तो उसका रिजल्ट क्या है? वो आपको खटास या कड़वाहट देगा। ये उसका ये सिद्धांत है। नमक खट्टा कड़वा होता है, ये सिद्धांत है या नहीं है? क्या आप कहोगे कि नहीं सर अमेरिका में तो मीठा होता है? ये तो नहीं कहोगे। इमली खट्टी होती है, क्या वो भारत में ही होती है, पूरी दुनिया के अंदर होती है? पूरी दुनिया में होती है। तो वो सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है इमली खट्टी होती है, चीनी मीठी होती है, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? चीनी मीठी होती है। ये नहीं कह सकते कि नहीं सर स्विट्जरलैंड में तो चीनी खट्टी थी, मैं अमेरिका गया था वहां तो मीठी थी। तो ऐसा नहीं, जो सिद्धांत है उसका रिजल्ट हमेशा एक ही आना है। ये है सिद्धांत, बदलते नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ह्यूमैनिटी के जो विषय है उनमें सही और गलत कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सही गलत नहीं होता है, परसेप्शन होता है। आपके पास डेटा है, उसे सिद्ध करने के लिए है तो सही है, और नहीं है तो फिर सही भी गलत है। नहीं है, मानो किताब में लिखा हुआ है लेकिन उसके पीछे डेटा नहीं है, काट देना उसे। ये मत सोचना किसी मठाधीश ने उसे लिखा है और ये तो बड़ा मठाधीश था। नहीं नहीं नहीं, ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताया इसे दिमाग में बैठा लेना। सही गलत जैसी कोई बात ही नहीं होती, बात होती है डेटा की, साक्ष्य की बात होती है। साक्ष्य जानते हैं ना आप? हाँ, साक्ष्य की बात है, उसके डेटा आपके पास है। कहकर निकलने से कुछ नहीं होने वाला। कहकर के आप निकल जाओगे उससे क्या होना? कुछ नहीं होना। आप कह जाओ भारत विकासशील देश है, लेकिन कैसे? भारत गरीब देश है, कैसे? भारत अमीर देश है, कैसे? डेटा तो देना पड़ेगा ना, साक्ष्य तो देने पड़ेंगे। अगर साक्ष्य देते हैं आप, प्रमाणित साक्ष्य देते हैं तो आपकी बात सही है, नहीं तो गलत है, हवाबाजी है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे, एक देश के लिए प्राकृतिक आर्थिक आंदोलन लिखना। एक देश के लिए प्राकृतिक आर्थिक आंदोलन कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में, अभी जो डायग्राम बना करके दिखाया मैंने, इसे देखते चलना है। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र से बोलते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में और फिर सेवा क्षेत्र या फिर सेवा अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। पहले कृषि क्षेत्र यानी कि जो सबसे जो नीचे है रॉ मटेरियल, उसको जाना कहाँ चाहिए? सेकेंडरी सेक्टर में। यही पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन भी ये मैं सिर्फ आर्थिक व्यवस्था नहीं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा सोचना है इसे। मैं ये आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ पॉपुलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहा हूं आपको। पहले जो ज्यादा पॉपुलेशन कहां होनी चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे ये पॉपुलेशन कहां जानी चाहिए? सेकेंडरी सेक्टर में। कारण क्या है? आप ऐसा आप कहेंगे ना कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां किसी भी कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता नहीं है, किसी कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता नहीं। ना ही तो आपको ऐसा नहीं कि भाई आपको एक स्पेसिफिक एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, या ऐसा भी नहीं कि भाई ये आपसे आना चाहिए तभी आप एग्रीकल्चर में जाएंगे। नहीं, आपके पास कुछ भी योग्यता नहीं है तो आप एग्रीकल्चर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये भारत में ऐसा, आप ये मत सोचना कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता तो आप एग्रीकल्चर कर लेंगे। आप इसे वेस्ट से मत जोड़ना। अगर आप इसे पूरी दुनिया में लगाने का प्रयास करेंगे तो गलत सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में कृषि करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। और ये कंसेप्ट भारत के अंदर भी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपके किसान को पता ही नहीं है कि बारिश कब आएगी, मानसून सेशन है, ला नीना ईयर है, एल नीनो ईयर है, या किस कीड़े के लिए कौन सी दवाई लगनी चाहिए, या ये मौसम में कौन कौन सी फसल करनी चाहिए, तो वो वास्तव में किसान नहीं है, वो तो बस अपना जीवन यापन कर रहा है। भारत में जो कृषि होती है वो जीवन यापन के लिए होती है, वो इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, इसीलिए उसको क्या नहीं है, टैक्स नहीं लगाते। एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं था, नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीवन यापन के लिए कृषि होती है। अमेरिका के अंदर है, क्यों है? क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर जो होती है वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पर होती है। हाँ, तो यहां से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये बच्चे जो पढ़े हुए होंगे वो जाकर के क्या करेंगे, उद्योग करेंगे, उद्योग खोलेंगे, और वो जो माल है ये धीरे धीरे उद्योग में जाएगा। जब उनके पास और पैसा आएगा, क्योंकि उद्योग से पैसा कमाएंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे अपने माल। चाइना ने क्या किया? चाइना कहाँ है? पहले क्षेत्र में था, याद करो।
1949 में जब गृह युद्ध हुआ, माओ से ने पूरी उसके चाइना के अंदर क्या किया था, कॉमन एग्रीकल्चर का कंसेप्ट लेकर के वो आए थे, फर्नेस उन्होंने लगवाई थी सबके साथ, लेकिन वो असफल रहे। 1985 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाइना नहीं रुक सकता था अब तक। चाइना का जो मॉडल है वो सफल नहीं हो पाता। कौन सा मॉडल? मैं पॉलिटिकल मॉडल की बात कर रहा हूं अभी, आर्थिक मॉडल की नहीं, क्योंकि आर्थिक मॉडल अभी आप पहचान ही नहीं पाओगे। वो ना तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट फॉलो करते हैं उसमें इकोनॉमिक्स में, और ना ही वो राजनीति में करते हैं। ठीक है, राजनीति में क्या करते हैं वो कम्युनिज्म, आर्थिक अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं वो पूंजीवाद का और कम्युनिज्म का मिला जुला रूप। तो आप एक साथ ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीका से कम्युनिस्ट कंट्री है। हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर वो कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो ये जो है पॉपुलेशन यहां पे शिफ्ट होगी, यही चाइना के अंदर हुआ, इसीलिए चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन गया, एक्सपोर्ट हब। और भारत जो है वो इस वाले को कूद करके, यानी कि ये उसने क्या कर दिया, जंप। कारण क्या हुआ, अब समझ गए आप कारण क्या हुआ, यानी कि पॉलिसी पैरालिसिस। हमारी जो पॉलिसी थी, हमारी जो राजनेता थे, उनकी पूरी तरीका से असफलता को ये दिखाता है। विजनरी नहीं थे वो, विजनरी नहीं थे, बल्कि उनके पास कोई विजन ही नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि जो प्राथमिक क्षेत्र में थे लोग, वो द्वितीय क्षेत्र में नहीं गए, क्योंकि उद्योग नहीं। मैंने जैसा आपको बताया है 1991 से पहले सरकार का पूरा कंट्रोल था कि किसको बिस्कुट बनाने हैं, किसको नमकीन बनानी है, ये सब सरकार डिसाइड करती थी। किसको बनाना है, कितना बनाना है, उसे बोलते थे लाइसेंस राज। रेड टेपिज्म का नाम आपने आप बहुत कम सुना होगा, लेकिन रेड टेपिज्म बोलते थे, और उसे बोलते थे क्या, लाइसेंसिंग। हाँ, लाइसेंसिंग राज। तो लाइसेंसिंग राज होता था कि कुछ भी आपको करना है उसके लिए एक लाइसेंस बनवाना था। अब वो लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस इतनी टीडियस थी, इतनी लंबी थी कि बस पूछो मत, 2-2 3-3 साल लग जाते थे। तो भैया उद्योग कौन स्थापित करेगा, इतना कौन पागल है। जबकि क्या, लाइसेंस तो बनवाना है, ना तो बिजली है ना सड़क है जो कि आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम तो आदर्शवादी व्यक्ति थे, हमारे लीडर तो आदर्शवादी थे, वो आदर्शवाद के एकदम पीप नहीं बजा रहे थे। हाँ, उन्हें नेम जैसा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री में, नेम जैसा जो नॉन अलाइन मूवमेंट, उन्हें लीडर बनना था नॉन अलाइन मूवमेंट का। दुनिया जो है वो रियलिज्म पर चलती है, आइडियलिज्म पर नहीं चलती, ये याद रखना, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसे। दुनिया रियलिज्म पर चलती है, आइडियलिज्म पर नहीं चलती। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास थी वो आइडियलिज्म पर चलती रही और आज भी चल रही है। आइडियलिज्म नहीं चलने वाला, आइडियलिज्म नहीं चलता है, देश उससे नहीं चलते, देश चलता है रियलिज्म से। और यहां जो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी फेल होती हुई दिखाई पड़ रही है ना, ये वाली जो सेकंड पर हम आए नहीं, ये क्या है, ये पॉलिटिकल क्लास का क्या है, नॉन विजनरी होना। उनके पास कोई विजन नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, जिस तरीका से समाज डेवलप हुआ, आपको लाइसेंसिंग राज जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा, अभी जो लाइसेंसिंग राज था, जो रेड टेपिज्म था, उसने पूरी तरीका से मार के रख दिया सेकंड सेक्टर को। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमारे पास में बीओपी क्राइसिस आते हैं। और बीओपी क्राइसिस आने के बाद में होता क्या है, यहां पर आ जाती हैं विदेशी कंपनियां। क्यों? क्योंकि हमने एलपीजी हम लेकर के आए थे। एलपीजी का फुल फॉर्म बोलिए, एलपीजी का फुल फॉर्म बोलिए, क्या बोला था मैंने, लिबरलाइजेशन, दूसरा क्या बोला था, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों का उपयोग भारत में होने लगा। अब आप मुझे बताइए, इस बात को दिमाग खोल करके रखना है अपना, सोना नहीं है। अगर दिमाग खोल लिया ना तो हिस्ट्री भी आ जाएगी, पॉलिटी भी आ जाएगी, समाज भी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था भी सीख जाओगे, ज्योग्राफी भी सीख जाओगे, कुछ नहीं छूटने वाला। आप वो सीख जाओगे जो आपको आईएएस बनाने वाला है। आप जानते हो कॉपी में क्या लिखना, वो भी लिखवा दूंगा। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने लिए उपयोगी बना लेते। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं आपको पता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य है, आपको हिंदी साहित्य किस तरीका से आप अपनी सर्विस में लागू करोगे। आपने पढ़ा है इसे, 2 साल 3 साल आपने इसे पढ़ा है। आखिर हिंदी साहित्य की क्या उपयोगिता है आपकी सर्विस में। उनका उद्देश्य एक है, उद्देश्य यह है कि ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने सिद्धांत पढ़े हों और उनको अप्लाई किया हो अपनी कॉपी में। वो उन सिद्धांतों को जो 400-500 साल पहले लिखे गए हैं, उनका आज वर्तमान में हम क्या उपयोगिता है, गांधी की क्या उपयोगिता है, ये पूछा है प्रश्न, ये पूछा है ना। उनकी विचारधारा का आज हम क्या उपयोग कर सकते हैं, पूछा है। इसी प्रकार से आप याद रखें, यूपीएससी आपको हिंट देती है। यूपीएससी में आरटीआई डालकर के आप कॉपी नहीं ले सकते, या यूपीएससी आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहेंगे कि आप मॉडल आंसर हमें दिखा दीजिए ताकि हम उसको फॉलो करें, नहीं दिखाएगी वो आपको हिंट देगी। और हम तो बैठे आंखों में पर्दा लगाए,
एडवर्टाइजमेंट करना है हमें, बस हमें किसकी पड़ी है यार, इतने लोग पागल तो है ही ना। किसी ने कहा है ना कि जो अकलमंद होते हैं पागल उनके लिए कमाते हैं, तो उन्हें पता है इतने पागल हैं कि बस उन्हें हम अच्छे लगते हैं इसलिए कोर्स बिक जाएगा। इतना जरूरत क्या है दिमाग मारने का। मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, मैं जानता हूं इस दर्द को, इसलिए आपसे बोल रहा हूं इसीलिए आपको बोल रहा हूं मैं इसे, समझ गए ना आप। तो इसीलिए ध्यान से इसे सुनना है, जितना बोल रहा हूं ये आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपकी हिस्ट्री है उसमें भी काम आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा, आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, आपको पॉलिटी में भी काम आएगा, आपको इकोनॉमिक्स में भी। सब्जेक्ट का जो इंटीग्रेशन है ना, अगर आपने मेरी सारी पहली यूनिट सुन लिया है, जितना भी आप तक मैंने बनाया है, जो मैं आगे बनाऊंगा, आपका दिमाग का सारा कुछ खोल देने वाला हूं। 10 लाख रुपए की कोचिंग ले लेने, अगर इस तरीका से पढ़ा दिया करके, तो मेरी फेसबुक आईडी है, आपको पता है, मैं इसे नीचे दे दूंगा, इसमें लगा भी दूंगा, प्रताप सिंह सर्च कर लेना, ठीक है। वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो करना और बताते रहना कि क्या आपको मिला है और क्या मिलने वाला है जब भी आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। अब आप आगे लिखेंगे इसमें, अब आप आगे लिखेंगे, मैंने इतना तो आपको बता दिया है, जो समझा दिया कि यहां से यहां क्यों नहीं गया, उसके कौन कौन से कारण रहे और तृतीय क्षेत्र में क्यों पहुंच गया। 1991 के बाद में हमने अपने दरवाजे एमएनसीज के लिए खोल दिए। और अब आपको पता है जब प्राइवेट लोग यहां पाएंगे, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि अब सरकार की जो पूरी जो कैप्चर हम करके बैठे थे कि बिस्किट भी हमें बनाने हैं, नमकीन भी हमें बनाने हैं, सब कुछ हमें बनाना है, अब उससे क्या है, प्रभुसत्ता खत्म होने लगी। सरकार ने अपनी जो पूरी तरीके से दबाए बैठे थे उसको छोड़ने लगे। और प्राइवेटाइजेशन से होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो प्राइवेट लोग हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। सरकारी लोग कैसे होते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो ये बैंकों का क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसे। तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, क्यों करती है, यानी कि अपनी संपत्ति को कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। उसका कारण यह है क्योंकि वहां प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। 2-3 कारण होते हैं, मैं अभी आपको एक कारण गिना रहा हूं। एक कारण यह भी होता है कि जो सरकार का अपना जो घाटे के बजट जो लेकर के आते हैं ये उनको पूरा करना है ना, नहीं तो फिर इन्फ्लेशन और ये सब बहुत कुछ आ जाता है देश में, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आप अभी इसे समझ लेंगे, पूरा खोल कर समझा देने वाला हूं, इससे ज्यादा ना तो कहीं है, ना तो भूतो ना भविष्य थी, कोई नहीं बताने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला और ना इतने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने वाला। तो आप मेरे साथ चलेंगे। अब एलपीजी यहां आता है, एलपीजी यहां पे आता है 1991। और एलपीजी आने के बाद में हमने अपनी मार्केट खोल दिया। अब प्राइवेट लोग जो हैं वो आने लगे संस्थाओं के अंदर, उन्होंने रोड भी बनाए, उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी डेवलप करना प्रारंभ किया, जिसे हम बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेकर के आए, की इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं। की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है इस पे, की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है। तो की इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करने लगे। जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, पानी, यातायात, ये सारे कुछ आप देखते हैं ना कि रोड पर सरकारी बस भी चलती है और प्राइवेट भी चलती है, लेकिन दोनों की जो सर्विस है उनमें अंतर आप देखते होंगे, किराए में भी डिफरेंस देखते होंगे और सर्विस में भी। आप देखो एविएशन सेक्टर में आप जाएंगे, वहां भी देख लेना, जो एयर इंडिया थी उसकी क्या हालत थी और जो और है उनकी क्या हालत है। तो दोनों में आपको अंतर और प्रोफेशनलिज्म में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। तो ये एलपीजी जब आया तो यहां पर क्या हुआ भारत के अंदर, ये मैं बता रहा हूं तृतीय सेक्टर कैसे आया। यहां पर लोग थे, पढ़ लिख तो थोड़ा बहुत गया था समाज, क्योंकि बड़ा समाज था। तो उन्होंने जब यहां आए तो यहां आने के बाद में उन्होंने, अमेरिका में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या करा, आउटसोर्सिंग करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब कि कंपनी उन्होंने यहां स्थापित कर ली, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस है वो कहां है, अमेरिका के अंदर है। वहां पर काम का जो पैसा है, अगर आप किसी व्यक्ति से काम कराओगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं कि नौकर तो 2 ही व्यक्ति रख सकते हैं। कौन, सिंबॉलिक रूप से बता रहा हूं, या तो ओबामा या फिर मार्क जकरबर्ग या फिर हाँ, या कोई भी उद्योगपति। ये तो मैंने आपको सिंबॉलिक बताए हैं, यानी कि वही रख सकते हैं जो मिलीनियर बिलीनियर हैं, बाकी वहां नौकर रखना आसान नहीं है। इसी लिए अगर कोई कंपनी नौकर रखती है, अपने काम पर रखती है, तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा मेहनताना देना होगा, पैसा ज्यादा देना होगा, डॉलर्स में देने होंगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर यहां पर लाकर के काम कराता है तो वही व्यक्ति सेम और भी ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर, आपको मैं बताऊंगा हिस्टोरी रूप से इसे कनेक्ट करके, भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन से हमारे भारत के अंदर अंग्रेजी बोलने वाले और समझने वाले और पढ़ने वालों की संख्या अच्छी खासी है। क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों का यहां शासन रहा और अंग्रेजी जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। और अंग्रेजी बोलने में हम प्राउड भी फील करते हैं, है ना, बोलते हैं ना इस तरीका से करके, हाँ, तो वो हम अच्छा भी फील करते हैं। तो अंग्रेजी एक
किसका सिंबल बन गया? स्टेटस बन गया, स्टेटस का सिंबल। यानी कि अंग्रेजी बोल रहा है तो बेहतरीन घर से आया है या आई है, हाँ पढ़ा लिखा है, इससे हमने जोड़ दिया। अंग्रेजी बोला मतलब पढ़ा लिखा है, जबकि पढ़ाई लिखाई से अंग्रेजी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया, परसेप्शन, हमारा परसेप्शन ऐसा बना दिया हमारी शिक्षा व्यवस्था ने। मैकाले शिक्षा व्यवस्था थी और उनकी ही महिमा मंडन यहाँ पे की गई थी, उन्हीं की महिमा मंडन यहाँ पे की गई थी। तो हमारे दिमाग से जो वो असली में थे वो कभी निकले ही नहीं, वो वैसे रहे जो हमारी किताबों में पढ़ाया गया। और मैंने आपको जैसा बताया कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास थी वो पूरी तरीका से विजन लेस थी। इसके परिणाम, इसके साक्ष्य, मैंने जैसा कहा कि ह्यूमैनिटी में सही और गलत नहीं होता है, साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम्हारे पास में वैलिड साक्ष्य है तो बात सही है। ये साक्ष्य मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले विषय जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां देने वाला हूं, तैयार रहे इसके लिए। तो 1991 में जब एलपीजी यहां पे आया तो उन्होंने अपनी यहां पर आकर के उद्योग स्थापित किए। और कैसे उद्योग? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया नॉन टेंजिबल असेट्स होंगी यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित की और सर्विस देना प्रारंभ किया अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति, अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति क्या खरीदता है? एक फ्रिज खरीदता है, और उस फ्रिज खरीदने पर वो फ्रिज खराब हो जाता है किसी समय, तो उसे कॉल करते हैं, कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं आप, कस्टमर केयर पर आप कॉल करते हैं। तो वो कॉल करता है किस पे? कस्टमर केयर पे। है कहां? अमेरिका में। वो कॉल डाइवर्ट होती है कहां? इंडिया के अंदर। इंडिया में बैठा हुआ जो बंदा है वो उसको अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है। किस एक्सेंट में? अमेरिकन एक्सेंट में। और वो उस सर्विस को, जो उसका प्रॉब्लम है उसे सुनता है, उसकी एक फाइल बनाता है और उसको भेज देता है कहां? अमेरिका में। और अमेरिका में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने लोग भेज करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराते हैं। अब आ गया समझ में? तो इस तरीका की आउटसोर्सिंग यहाँ प्रारंभ हुई। और अब हम सर्विस सेक्टर की जब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि सर्विस सेक्टर में यही मत समझ लेना कि हम आईटी हब हैं, नहीं भाई, और भी बहुत कुछ है सर्विस सेक्टर में। यानी कि एक नाई जो है वो बाल काटता है वो भी सर्विस सेक्टर में है, और जो माइक्रोसॉफ्ट आप बना रहे हैं वो भी सर्विस सेक्टर में है, और जो हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं वो भी सर्विस सेक्टर में। तो हम जो कंफ्यूजन में ना रहे, मैं इसलिए आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये सर्विस सेक्टर आया कैसे? दूसरा सेक्टर जो है कि द्वितीय सेक्टर जो है, हम उसे जंप कैसे कर गए, उसके पीछे की जो कहानी, एक लॉजिक जो है वो मैं आपको समझाया, और किताबन में आपको यही मिलने वाला है। अब मैं आपको लिखा रहा हूं और आप पहला पॉइंट डाल करके यहां लिखेंगे, ए डालेंगे, ये 1 2 3 डाल करके लिखेंगे, जैसा आप उचित समझे लिखेंगे। ये लिख लिया आपने, एक देश के लिए प्राकृतिक आर्थिक आंदोलन, कृषि अर्थ सेवाओं से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर, फिर सेवा क्षेत्र से, फिर वो कहां सेवा क्षेत्र की ओर जाते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से सेवा, द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र से जाते हैं हम तृतीय क्षेत्र की ओर। लेकिन भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था से, लेकिन भारत, याद रखना, भारत, एक एक शब्द समझा रहा हूं, इससे बेहतरीन कोई समझा नहीं सकता। मैं यूट्यूब की नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब का तो मतलब ही नहीं बनता, यूट्यूब पे तो कोई समझा ही नहीं सकता। लेकिन जो पेड कोर्स बेच रहे हैं उनकी भी गारंटी ले रहा हूं मैं, इनकी तो मैं बात ही नहीं करता यूट्यूब वालों की, क्योंकि यूट्यूब तो पूरी तरीका से एक क्या है? जाल है। जाल देखा ना, वो मछली पकड़ने वाला जाल होता है, हाँ वो जाल यहाँ शिकारी है, और शिकारी क्या करता है? जाल फेंकेगा, दूर जाल फेंकेगा, और आप क्या हो? ये मछली है, ये यूपीएससी के एस्पायरेंट है। ये जो जाल है ना, ये यूपीएससी के जो लेक्चर है यूट्यूब पर, वो है वो जाल फेंका, मछली आई, जाल का मतलब है उसने अपनी भावनाओं का जाल फेंका, आपको फंसाया। अब आप क्या है? भावनात्मक रूप से गुलाम होने के लिए, और कोई जरूरी नहीं कि आपकी नाड़ में कोई रस्सी बांधे, नहीं, गुलाम होने का मानसिक गुलामी भी होती है। उसने आपको फेंका ही जाल, आप उसके जाल में फंसे। अब वो जो कहेगा, आप कहेंगे कि सर क्या इससे मैं आपका जो मैं ज्योग्राफी फॉलो कर रहा हूं, क्या ये काफी है? वो कहेगा नहीं, ये काफी नहीं है, काफी करना है तो जाओ और प्लस वाला या कोई भी ज्वाइन कर लो, पेड कोर्स ज्वाइन कर लो आप मेरा। लेकिन वहां भी कुछ नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, है वहां भी कुछ नहीं। आपका क्या है? मन मान जाएगा, क्योंकि मन मानता नहीं है आपका, आपको लगता है कहीं कुछ है, कहीं कुछ ऐसा है कि बस मुझे पास करा देगा। और आप गलत नहीं है, क्योंकि अंधा जो होता है ना, उसे आंख चाहिए। अगर उससे कोई कह देगा ना कि वहां लाइन लग रही है आंख मिलने की, तो आप वहां पहुंच जाएगा अंधा, आपकी गलती नहीं है। लेकिन गलती उन लोगों की है जो जानते हुए कर रहे हैं। आपको जाल में डाला, आप फंसे, आपको खींच करके कहां लेके जाना है? यहां, ये है वो बैंक। आपकी जेब में हाथ डालेगा, पहले आपको फंसाया, फिर आपकी जेब में हाथ डालेगा, 1,50,000 रुपए निकालेगा, यह जमा करेगा, आप जाओ। ठीक है, तो यहां तो मतलब ही नहीं बनता। यूट्यूब तो मैंने आपको बता दिया कि जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मोस्ट 99.99% ये मानसिकता से आते हैं। भला वाला कोई यहां किसी का नहीं, ये ध्यान रखना।
यहां मैंने जो बचे हुए हैं मैं उनको कह सकता हूं कि अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो वास्तव में काम करते हैं इस मानसिकता से कि नहीं यार हमें किसी के लिए कुछ करना है, ठीक है। और जो अच्छा करने से बाई प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए तो सब कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इतना होना चाहिए। लेकिन उनका उद्देश्य फंसा करके जेब में से पूरा निकाल के इधर फेंकना नहीं है, ये नहीं है भाई। ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं, ये पेड़ में भी हैं और ये यूट्यूब पर भी हैं। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। हाँ, भारत में जो है कृषि अर्थव्यवस्था से हम सीधे कहां चले गए, सेवा अर्थव्यवस्था की ओर छलांग लगा गए हम। आगे लिखेंगे, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान की प्रवृत्ति क्षेत्रीय योगदान की प्रवृत्ति है। आगे लिखेंगे, अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं जैसे कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, भी जो पीछे मैंने बताया है। इस बदलाव के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और वो कौन कौन से कारण है सब मैंने गिना दिए हैं। बाकी अभी मैं आपको उनको फॉर्मेट में लिखाई देता हूं ताकि एग्जाम में आपको वही फॉर्मेट काम आए। समझाने वाला जो था मैंने वो आपको समझा दिया है, इतना आपको काम आना है, ठीक है। हाँ, कब तक एकदम स्पष्ट कर रहा हूं, इसके इतर उतर कुछ नहीं है। इसी के ये मत जाना कि सर वो टॉपर ऐसे बोल रहा था, वो टॉपर ऐसे बोल रहा था। भाई मैं जो आपको यहाँ बोल रहा हूं उससे आप समझ के चलेंगे, सैद्धांतिक रूप से पालन करेंगे, व्यवहारिक रूप से उसे जाने। ऐसा नहीं मैंने कह दिया तो उसे मान लेना, नहीं, उसे प्रयोग करना। अगर बेहतर लगता है, बेहतर है इसलिए बता रहा हूं, बेहतर लगता है फॉलो करना, बाकी आपकी जिंदगी है, आपका कैरियर है, आप देखें अपने हिसाब से, ठीक है। लिखेंगे, अब मैं करता क्यों हूं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं करता हूं, मेरा इनर कॉन्शियसनेस है, मेरा जो अंतरात्मा है मुझे ऐसा करने के लिए बोलती है। मेरी अंतरात्मा बोलती है कि क्या जब ये सब हो रहा है क्या तुम्हारे पास ये वॉइस नहीं है, तुम्हारे पास ये वॉइस है या नहीं कि आपको जो लगता है जो सही है आप उसे लोगों तक पहुंचा दें। अगर मैं ये कर पाया तो मैं अपने आप को तो कह पाऊंगा कि यार मैं कर पाया। अब जो देख पाए या जो नहीं देख पाए, जो माने या जो नहीं माने, वो उनका लाइफ है, उन पर छोड़ दो, उसके भुक्तभोगी वो होंगे, उनका जो होना है वो जाने। लेकिन क्या मैं अपनी ड्यूटी निभा पाया एज ए सिटीजन, एज ए अवेयर सिटीजन, एक जागरूक और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते समाज के अंदर हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। सिविल सेवा में जाने के बाद ही समाज सेवा नहीं होती। सिविल सेवा, जिस दिन मैंने बेड़ा उठाया था मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट में बन गया। मैं आईएएस होता तो भी मैं सिविल सर्वेंट हूं, लेकिन समाज सेवा सिर्फ आईएएस होने से नहीं होती, आईपीएस बनने से नहीं होती। समाज सेवा मन का है, यहां मन है ना, यहां बैठा हुआ है। आप पढ़ा करके समाज सेवा कर सकते हैं, समाज को जागरूक करके समाज सेवा कर सकते हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं उन पर कुठाराघात करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज के अंदर अगर कोई गलत बदलाव है उनको इंगित करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप वास्तव में समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर कमी आपको दिख रही है। अगर समाज के अंदर कमी आपको दिख रही है, उन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आप एक वैज्ञानिक हैं, आप एक वैज्ञानिक है, समाज में आपको यह दिखा कि सब लोग अंधेरे से बाहर निकल आए तो उन्होंने बल्ब का विकास कर दिया। क्या है ये समाज सेवा नहीं है क्या? ये समाज सेवा है या नहीं है? है। अगर ये पंखा किसी ने बनाया है तो उसे लगा होगा कि अगर पंखा चलेगा तो व्यक्ति को जो गर्मी है वो कम लगेगी। क्या ये समाज सेवा नहीं है? सब समाज सेवा है। हर व्यक्ति सिविल सर्वेंट है, वो व्यक्ति जो समाज को किसी ना किसी रूप से प्रभावित कर रहा है, अच्छे की ओर पुश कर रहा है। अगर अच्छे की ओर पुश कर रहा है, सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट का मतलब कोई तमगा नहीं है, या सिविल सर्वेंट कोई पद नहीं है। हाँ ठीक है, मैं आगे आने वाले टाइम में और बहुत कुछ बताने वाला हूं। लिखेंगे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण आप लिखेंगे, कारण कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, कारण कौन कौन से हैं लिखेंगे। पहला कारण लिखेंगे आप, लिखेंगे पहला कारण, भारत ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक निवेश के साथ उच्च शिक्षित श्रमिकों का एक समूह तैयार किया जिन्हें बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र में काम किया, जिन्होंने बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र में काम किया। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, अगर आप देखो ये लाइन मैंने आपको लिखाया है, भारत ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा, आपने देखा होगा कि एक स्कीम हम भारत में देखो शिक्षा के लिए स्कीम आई है, स्कीम बहुत आई है, लेकिन क्या वो वास्तव में इंप्लीमेंट हुई है? ये आप अपने गांव में भी देखें, पढ़े लिखे सर्व शिक्षा अभियान, आपने उनका नाम सुना होगा, गांव गांव में स्कूल खुले थे, गांव गांव में प्रिंटिंग भी हुई थी, कितने उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया।
और जो शिक्षा में कितना निवेश किया, आपको पिछले 70 साल का डेटा अब ऑनलाइन अवेलेबल है। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, आपकी भी ड्यूटी है। आपको इस पॉइंट को, मैंने क्या कहा, किताब में जो लिखा है वो सही हो ये जरूरी नहीं है। सही और गलत मानव के विषय में कुछ नहीं होता है। होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। अगर साक्ष्य है तो ये पॉइंट सही है और साक्ष्य नहीं है तो ये पॉइंट गलत है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप ये वाली लाइन कभी प्रूव करके देखना। मैथ के प्रश्न भी आप प्रूव करते हैं ना। अगर आप मान लेते हैं, आईएएस नहीं बनोगे। मान लेने से कोई नहीं बनता, जानने से बनेगा। जानना सीखो, दिमाग के अंदर कुछ खलबली मचनी चाहिए। एक पॉइंट सुना, अच्छा ऐसा कैसे होता होगा, जाकर के गूगल करा, जाकर के देखा पिछले 70 साल का, देखा क्या है भारत की, कितना शिक्षा पे कितना बजट, कितना निवेश किया गया है। अगर किया गया है तो ये पॉइंट सही है। लेकिन अभी आप लिख लेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी मैं, क्योंकि हम क्रिटिकल एनालिसिस की ओर भी जाएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस साथ साथ, अभी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्रिटिकल एनालिसिस पूछता है आपसे। तो क्रिटिकल एनालिसिस एक मानसिक स्थिति है, इसे उत्पन्न भी करना पड़ेगा धीरे धीरे। मैं इसीलिए आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बताता हुआ चल रहा हूं। लिखेंगे सेकंड पॉइंट, अच्छी तरह से शिक्षित मानव संसाधन, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और कुशल सस्ते श्रम बल की उपलब्धता, ठीक है। अच्छी तरह से शिक्षित मानव संसाधन, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और कुशल सस्ते श्रम की उपलब्धता। जैसे विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में आईटी उद्योग सस्ते श्रम बल। अब ये आईटी उद्योग सस्ते श्रम बल, अभी जो सच्चाई मैंने बताई है वो है ये हमारे यहाँ पर साइंस नहीं है हमारे यहाँ पे साइंस नहीं है। हम जो ओरिजिनल साइंस होती है उसमें बहुत पिछड़े हुए हैं। इसकी सच्चाई भी बताने वाला हूं आने वाले टाइम में कि वास्तव में साइंस है डेवलप ही क्यों नहीं हो पाई, क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिलते। एक एक व्यक्ति ने इतने नोबेल प्राइज जीत लिए वेस्ट के अंदर, इतने तो भारत में सारे लोग मिलकर नहीं जीत पाए। अगर हम भारत की टोटल पॉपुलेशन देखते हैं, अब वो हुआ कैसे, उसके बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन है, उनको भी मैं गिनाऊंगा, है ना। हाँ, उनको भी मैं गिनाऊंगा। लेकिन जो मुख्य कारण है, हमारा जो विज्ञान है, जो जिसे हम कहते हैं वास्तव में साइंटिफिक रिसर्च यहाँ नहीं होती है, बेसिक रिसर्च यहाँ नहीं होती है, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस है उसको हम अपनी उपयोगिता के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी की अगर आपको एक सस्ती और एक अच्छी और सुगठित परिभाषा आपको चाहिए तो वो क्या होगी, साइंस को अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ लेना ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस जो बेसिक है, आपको पता है ना, जो कपड़ा धोनी मशीन होती है उसके पीछे एक सिद्धांत है। कौन सा है, बोलना, क्या सिद्धांत कार्य करता है उसके पीछे। अगर आप इसे सुन रहे हैं ना, आप एक बार लिख के बताना। मैं दो विकल्प आपको दे रहा हूं इसमें। इसके पीछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल है या अपकेंद्रीय बल है, दोनों में से कमेंट करना आप नीचे, और आपके पता चलेगा कि कितने सीरियस हैं आप कितने सीरियस हैं। मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा। जो लोग ये बोल रहे हैं, मैंने देखा है मैसेज आते हैं कि सर ये कंटिन्यू करना, मैं तो भाई कंटिन्यू करूंगा। आप अपना देख लेना कि आप इसे कंटिन्यू करते हैं या नहीं कर पाते, आप इसे शेयर करते हैं या नहीं कर पाते, आप वास्तव में इस तरीका से पढ़ने के लिए, वास्तव में पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है। मैं तो कंटिन्यू करूंगा। पेस कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है मेरा पेस, लेकिन मैं इसे बंद नहीं करने वाला। इसे मैं आपसे कितनी बार बोल, ना तो बंद करने वाला ना पेड करने वाला। 360 दिन नहीं। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर इस तरीका की जो रिस्पॉन्स नहीं आता तो 360 नहीं तो 720, सीधा सी बात है भाई अपना। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो 360 दिन नहीं तो 720 दिन सही, पर ये चालू रहेगी, ये सर कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे आप बेचिंता रहें और काम करते हुए चलें। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बंदों के साथ में इसे शेयर करके और बोलें कि इसे सब्सक्राइब करो। हाँ, सस्ते श्रम बल की उपलब्धता, हाँ, सस्ते श्रम बल की उपलब्धता, देश में सेवा क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए कुछ कारण है। ये कारण ये भी है, ऐसा बोल रहे वो। अब ये कारण सही है गलत है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप लिखोगे तो काम चल जाएगा। उसके पीछे का सच्चाई भी मैं बताऊंगा कि क्यों काम चल जाता है। ऐसा लिखने से भी काम क्यों चल जाता है। अगर आप एक वास्तव में रैशनल इंसान हैं तो आप इस पर सोचना, और बगैर सोचे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत में है आप। पढ़ाई का जो शिक्षा का उद्देश्य आपको रैशनल बनाना है। डॉक्टर संपूर्णानंद का आपने पढ़ा होगा ना, शिक्षा का उद्देश्य, ये 10वीं या 8वीं में एक कोई चैप्टर है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, एक जागरूक और जिम्मेवार इंसान बनाना। एक जागरूक और जिम्मेवार इंसान बनाना
एक संवेदनशील इंसान बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मैं मानता हूं इसे। और डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहते हैं वो जाकर के पढ़ लेना एक बार। लिखेंगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरी ओर लाइसेंसिंग राज, जो अभी मैंने आपको बताया है, दूसरी ओर लाइसेंसिंग राज, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध और कड़े श्रम कानून, कुशल श्रम की कमी आदि द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि में बाधक रही, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, श्रम कानून में पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़ाऊंगा, यहां तो नहीं, क्योंकि जो लोगों ने ईपीएफओ का, एपीएफसी ईपीएफओ का फॉर्म भरा है उनके लिए मुझे कराना है, क्योंकि इस पर बड़ी अलग टाइप का ये है कि इस पर मटेरियल लोगों ने मिल नहीं पा रहा है। तो मेरा विचार है कि क्यों ना अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें उन्हें कराऊं किसी और पे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ यूपीएससी विद प्रताप, तो यूपीएससी ही और यूपीएससी, कोई स्टेट वाला इसे देख ले तो बेहतर है, वो उसका फायदा है, बाकी यूपीएससी के लिए और कुछ नहीं। लिखेंगे आगे, एलपीजी सुधारों लिखना, चौथा पॉइंट है। एलपीजी सुधारों के बाद भी लिखेंगे, एलपीजी सुधारों के बाद भी बुनियादी ढांचे, एलपीजी सुधार मैंने आपको बता दिए, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी काफी अच्छे से मैंने इसे आपको बताया है, सुना होगा आपने। लिखेंगे एलपीजी सुधारों के बाद भी बुनियादी ढांचे, बुनियादी ढांचा मतलब की इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, बिजली, संचार की उपलब्धता में कमी, ये सारे के सारे उसी के अंदर आ जाते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या की इंफ्रास्ट्रक्चर। की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रश्न आया है 2021 या 22 में, मुझे पूरा याद नहीं है, शायद 2021 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था। देखेंगे, हाँ, निर्माण औद्योगिक क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। अब कैसे प्रभावित किया अच्छे से बता चुका हूं, रिमाइंड कर करके इस लेक्चर को बार बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त और अच्छी नॉलेज जल्दी से समझ नहीं आती, जल्दी से समझ नहीं आती, तो जल्दीबाजी ना करें जल्दीबाजी ना करें, इत्मीनान से देखें, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो यहां पढ़ा दूंगा ना तो इसके बाहर कभी आया है, ना यूपीएससी की औकात है इससे बाहर वो पूछे, इतना पढ़ा दिया है। अगर तो बार बार रिमाइंड करके आपने सुन लिया, इससे बाहर नहीं आने वाला है, लिख करके दे सकता हूं, ना कुछ पेड़ है, लगातार इसे शेयर करना है, आपको फॉलो करना है, पूरी वीडियो देखना है। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, अभी शुरू में है, तो 4 बार देखना है, टाइम बता दिया है। पहला आज देखा तो 1 सप्ताह के अंदर देख लेना है, दूसरी बार 15 दिन यानी कि 7 से 15 दिन के बीच में देख लेना है, और तीसरी बार आपको 15 से 30 दिन में देख लेना है, और उसके बाद 30 से 45 दिन में अगर आप चौथी बार देखना चाहते हैं। ये टाइम टेबल आप लिख लेना। जो हमारी मेमोरी है, मैं कई बार सोचता हूं कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन समय का इतना अभाव है कि मैं बना नहीं पाता कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीका से कार्य करता है, हम याद कैसे रखते हैं। एक साइकिल जो होती है याद करने और भूलने के बीच में, सामान्यतः हर बात को सामान्यतः बोलता हूं इसीलिए क्योंकि है ऐसा, कोई भी चीज क्या नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, यह सब सामान्यतः है। इसीलिए जैनिज्म का आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, क्या सिद्धांत, वो क्या बोलते थे कुछ भी बोलने से पहले, क्या एक शब्द बोलते थे, वो क्या बोलते थे, बोलना, लिखना, उसे लिखना इसे कमेंट में, मैं भी देखूंगा आपको पता है या नहीं पता है। वो हर बात के पीछे एक उनका सिद्धांत था, वो लगा देते थे, कुछ ही बोलते थे, और वो सामान्य से ही रिलेटेड है। हाँ, सामान्य था, मतलब वो रियल नहीं मानते थे, हो सकता है मे भी ऐसा हो, उस शब्द का जो मीन है वो है मे भी ऐसा हो, ठीक। हाँ, इसलिए उज्जैनिज्म का सिद्धांत है, याद रखना, उसे याद आएगा तो मैं अभी बता दूंगा, बाकी आप इसे कमेंट में लिखना। पहला दिन आज, अभी यार इस लेक्चर को आप आज देख रहे हैं तो नोट्स तो आप आज ही बना लेंगे, इससे 7 दिन के अंदर एक बार आपको देखना है। अगर आप आज 1 की स्पीड में इसे देख रहे हैं तो आगे इसे 1.25 की स्पीड में देख लेना दोबारा में जब आप देख रहे हो। फिर 7 से 15 दिन के बीच में आपको देखना है, और देखना किसमें है, 1.5 की स्पीड में देख लेना है। और जब 15 से 30 वाले में आप देखें तो या तो आप 1.5 या फिर 2 की स्पीड में आप इसे देख लेना, और जब इसमें देखें आप तो 2 की स्पीड में आप इसे देखना 30 से 45 दिन के बाद में। इस तरीका से आप इस साइकिल को फॉलो कर लेते हैं तो आपके भूलने वाली जो समस्या है उससे आप निजात मिल जाएगी। कहते हैं ना आप, हम सर भूल जाते हैं, याद कैसे करें? याद करने का एक ही तरीका, जो आज आपने पढ़ा है उसको 7 दिन के बीच बीच में एक बार रिवाइंड कर लेना। समझ गए? एक बार उसे रिमाइंड कर लेना 1 से 7 दिन के बीच में, फिर 7 से 15 दिन के बीच में एक बार और रिमाइंड कर लेना, फिर 15 से 30 दिन के बीच में एक बार और रिमाइंड कर लेना, और 30 से 45 दिन के बीच में एक बार और रिमाइंड कर लेना। फिर कभी रिमाइंड करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, गारंटेड कह रहा हूं इस बात को, 100% कह रहा हूं। जो मैं आपको पढ़ाता हूं ना, इसको मैं याद करके पढ़ाता हूं, इसको मैं याद करता हूं जब आपको पढ़ाता हूं।
क्योंकि ये सब मैंने याद करा हुआ। अब मैं इतना याद कैसे कर लेता हूं, क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूं। इसे आज पढ़ लिया, फिर 7 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 15 दिन बाद। मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट जर्नी में इसी चक्र को रखा और ये सब चीजें याद हो गई। तो आप भी इन्हें याद कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पीडीएफ मांगते हैं, मैं पीडीएफ में भाई मैं एक सिंगल आदमी हूं, जो मैं ये सब चला रहा हूं, मैं सिंगल हूं। अब मैं अगर सिंगल व्यक्ति हूं तो मैं पीडीएफ भी बना लूंगा क्या? आप खुद सोचो। मैंने ये इसीलिए प्रारंभ किया इस तरीका से कि मेरे पास जो मुझे याद है मैं उसको लिखता जाऊं। कहीं कहीं मुझे लगेगा तो मैं कुछ का कुछ थोड़ा बहुत दिखा दूं आपको, और जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं टीचर्स, उसी तरीका से आपको पढ़ाऊं। क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य ये कहते हैं, अगर आप लिख करके आप पढ़ते हैं, लिख करके, है ना, आप लिखते जाएं, जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूं वैसे अगर आप लिखते जाते हैं और पढ़ते हैं, तब आपकी मेमोरी रिटेंशन सबसे ज्यादा होती है। जो आपकी लिखते जाने से पढ़ोगे ना आप, पहले आप, जब मैं बोल रहा हूं तो लिख रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, और तो इससे क्या है, आपको बहुत सारी बातें याद हो गई। दोबारा में जब आप पढ़ें, जब याद करें, तो बोल बोल करके ऐसा पढ़ें, बोल बोल कर। क्योंकि ये 2 प्रोसेस, आपकी 2 कदम है, ये 2 स्टेप है। अगर आपने ये कर लिए ना, भूलने की परेशानी को भूल जाओगे, भूलने की समस्या को भूल ही जाओगे। समझ गए ना? आप कहोगे कि मैं तो भूलने की समस्या को भूल ही गया सर। हाँ, अगर ये कर लिया आपने, तो 2 बातें मैंने आपको आज बताई है, बड़ी ज्ञानवर्धक है ये ज्ञानवर्धक बातें हैं। तो आप भी मेरी तरीका से इसे याद कर सकते हैं। इतने सारे विषय मुझे कैसे याद है? 20 विषय हैं ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 20 विषय है और मुझे याद है ये। अब मुझे याद कैसे है? इनकी एप्लीकेशन मुझे, मतलब लाइन टू लाइन मैं इसको बनाता हूं, फिर उसके बाद में कुछ शब्दों का यूज करता हूं, पढ़ाने से पहले थोड़ी तैयारी करता हूं। लेकिन ये 20 विषय मुझे सैद्धांतिक रूप से याद कैसे हैं? क्योंकि मैंने इन्हें इसी तरीका से पढ़ा है फ्रेंड्स। और 20 के 20 विषय मुझे याद है, इंटीग्रेटेड से मुझे याद है। अगर आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो आप जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करें। बाकी तो आने वाले टाइम में मैं पूरा एक लेक्चर बना सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा एक बहुत बड़ा कोर्स किया हुआ है, हाउ टू मेमोराइज थिंग्स। यानी कि मेरे गुरु हैं, आप उन्हें गूगल पर सर्च करेंगे, सुधांशु सिंघल। मैंने उनके साथ में 15 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप मेरा रहा था, उनके साथ में रहा 15 दिन। सुधांशु सिंघल, हाँ, वो वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम है, लिम्का बुक अवार्ड भी उन्हें मिला हुआ है। उनके साथ में रहा और मैंने इस तरीका की बहुत सारी बातें सीखी, बचपन में ही सीख ली थी ये। तो मैं चाहूं तो इन पे बहुत बड़े लेक्चर्स आपको बना सकता हूं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मेरे पास समय इतना नहीं है, और भी सारे काम होते हैं, और आपके लिए लेक्चर भी लाना होता है। और एक लेक्चर लाने में मुझे, ये जो लेक्चर मैं बनाता हूं ना, एक लेक्चर बनाने में और इसे एडिट करवाने में और ये सब करने में मेरे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इतना काम मैं करता हूं आपके लिए, और आपके पास इतना भी आपके अंदर नहीं है कि आप इसे शेयर कर दें, और या इसे दूसरे के साथ में शेयर करके कहें कि भाई ये हमारे सर हैं, हमारे भैया हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्हें सपोर्ट करो। और इनका जो लक्ष्य है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक इस चैनल को पहुंचाना है। और अभी नहीं, आपके पास समय, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन जल्दी से इसे करें, क्योंकि हमें काउंटर करना है लोगों को, हमें लोगों को काउंटर करना है। और काउंटर करने का एक ही तरीका है, हमारे पास में एक रीच होनी चाहिए, हमारी लोगों तक एक रीच होनी चाहिए, हमारी वॉइस भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम समाज के लिए इतना सामाजिक कार्य कर सकें। आप सिविल सर्वेंट बनने से पहले भी, आप सिविल सर्वेंट तो हैं अगर आप मेरे साथ हैं, अगर सिविल सर्वेंट आप आईएएस बनने से पहले भी सिविल समाज की सेवा कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके। एक काम आप कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करें। जहां आप हैं वहां बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को फ्री पढ़ाएं, या उनसे कुछ अपनी मेहनता ना लें, वो आप अपने आप डिसाइड कर लेना, इतना ज्यादा ना लें कि वो दे ना सके। 100, 200, 50 रुपए लेकर के बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आप भी एक इंसान है, आपकी भी जरूरत होगी, मैं मान रहा हूं इसे। तो आप उनसे, दुनिया 500 रुपए ले रही है, आप 200 रुपए ले लें, उन्हें पढ़ाएं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, उन लोगों को जागरूक करें। आप जहां भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां लोगों को जागरूक करें। अपनी जो आईडीज है वहां मेरी वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को फेसबुक पे आप हो, इंस्टा पे आप हो, कहीं पर भी तो आप होंगे ना, वहां पर इस वीडियो को शेयर करें और रिकमेंड करें लोगों से कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और जितना आप इस पर सब्सक्राइब इसे कराएंगे, जितनी जल्दी से आप इसे आगे बढ़ाएंगे, मुझे भी इसमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं बहुत सारे लेक्चर लेकर के आऊंगा। अगर मुझे आप इस तरीका से रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स आप मुझे देते हैं, तो 1 से 4 लेक्चर भी डेली लेकर के आऊंगा। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, 1 से 4 लेक्चर रोज लेकर के आऊंगा। और साथ ही साथ में अगर आप रिस्पॉन्स ऐसा ही रहता है, ज्यादा मैं नहीं मानता कि मैंने वीडियो अपलोड करा 24 घंटा में 400-500 व्यूज आ रहे हैं,
तो 400-500 व्यूज पे तो देखो इतना मोटिवेशन मिलने वाला है नहीं। तो फिर हमें क्या करना है, फिर मैं एक वीडियो रखूंगा, एक वीडियो में जब तक रखूंगा जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। अगर मुझे रिस्पॉन्स दिखेगा कि लोगों को चाहत है और भी मैं उनके लिए कुछ करूं, तो फिर मैं 1 से 4 वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। और 360 दिन के लिए आपको बोला है, 360 डेज से पहले ही कवर कराने का प्रयास करूंगा। और बताइए, इसके सामने पेड से पेड कोर्स फीका ना पड़ जाए तो आपको कमेंट करना है। मैं पक्की गारंटी लेता हूं, हर कोर्स जितना भी महंगा हो इसके सामने टिकने वाला नहीं है, इतना पक्का है। आपको हम आगे ले चलते हैं और आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, हमने लिख लिया था कि एलपीजी सुधारों के बाद भी बुनियादी ढांचे परिवर्तन, बिजली संचार की उपलब्धता में कमी और विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं और लिखवा भी चुका हूं। इन कारणों ने सेवा क्षेत्र के लिए एक आधार भी बनाया। कैसे बनाया? आधार कोई ये नहीं है कि आधार बनाया उन्होंने सुगमता के साथ, नहीं, मजबूरी भी तो होती है ना। हर आदमी युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी होती है, वो हथियार उठा लेता है। हर मजबूरी होती है ना, तो मजबूरी करा देती है कभी कभी। तो क्या होता है कि यहां तो उनको क्या नहीं मिला, स्कोप नहीं मिला, लेकिन जो विदेशी कंपनी यहाँ पे आई उन्होंने उनके लिए एक रास्ता बनाया कि देखो तुम यहाँ पर आओ, हम देंगे तुम्हें काम। तो सेकंड क्षेत्र को कूदकर वो टर्सरी में पहुंच गए। समझ गए? लिखेंगे प्रभावित क्या? इन कारकों ने सेवा क्षेत्र के लिए एक आधार भी बनाया। द्वितीय क्षेत्र की तुलना में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का उद्भव इस बात का उदाहरण है। ई कॉमर्स जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो कुछ फेमस है, ऐसे तो हजारों हैं और, है ना। लिखेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का उद्भव इस बात का उदाहरण है। कैसे डिजिटल क्रांति लेन देन की लागत को कम कर सकती है, लेन-देन की लागत को कम कर सकती है और उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, जो अंततः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए जिम्मेवार। अभी आप देखते हैं कि आप पेटीएम से करते हैं, भीम ऐप से करते हैं, प्राइवेट है पेटीएम और भीम ऐप सरकारी है। तो इनसे आप क्या है, अब अगर आपके पास में ये सारा जो पैसा है, अगर ये ऑनलाइन है, इससे आपकी रीच आउट ज्यादा हो गई है, आपकी जो लागत है वो कम हो गई है और इनका जो है अंततः लोगों को क्या है, सुविधा पहुंची है, आसान हुआ है उनका जिंदगी। सारी बात का एक ही लब्बो लबाब है, सिविल सर्वेंट बनो, कुछ भी बनो, हर व्यक्ति की जिंदगी को सुगम करना आपका लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं धार्मिक रूप से आपको बता रहा हूं। अगर आपने अभी तक सोचा नहीं होगा, लेकिन अब सोचना, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, क्या सोचते हैं आप? सिविल सेवा में जाना, एज मौज करना, या और भी कुछ जो आप सोचते हैं? आखिर जिंदगी है ही क्यों? मौलिक प्रश्न क्या है, जिंदगी है ही क्यों, मैं जिंदगी जी क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है, कभी सोचना। और मैं आपको बता रहा हूं क्या ये सही है या गलत, मैं हमेशा कहता हूं मैं सही और गलत दोनों लेकर के चलता हूं। आप मुझे तथ्य देंगे तो आप सही हो जाएंगे, अगर आप नहीं काट पाए, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, नहीं तो आप गलत है, सीधी सी बात है। यानी कि जिंदगी का उद्देश्य मेरा मानना है एक है मानव की सेवा। यानी कि तुम्हारे जिंदगी का जो भी आप करते हो, सेवा करते, कोई जो नौकरी करते हो, कोई दुकान करते हो, कुछ भी आप करते हो, एक ही है उसके अंदर, वो है मानव के जीवन को आसान बनाना। कुछ भी करो, एक आदमी की जिंदगी आपने आसान बनाई, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, असली लक्ष्य ये है। बाकी गाड़ी खरीदना, घर बनाना, शादी विवाह, ये सब लक्ष्य नहीं है। एक होता है क्या, पड़ाव, और एक होता है क्या, डेस्टिनेशन। पड़ाव जो होता है वो आपके मार्ग के बीच में आते हैं, आप जा रहे हैं एक रास्ते में, पड़ाव बहुत सारे हो सकते हैं जहां आप रुकेंगे, कहीं पानी पीने के लिए रुकेंगे, कहीं पर धुआं उड़ाने के लिए रुकते हैं लोग, कहीं पे आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुकते हैं। ये सब गंदी बातें हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, कुछ नहीं पीना, ऐसा है ना। हाँ, तो जब आप रुकते हैं ये पड़ाव है, लेकिन लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, वो अलग है। तो जिंदगी को जाना कहाँ है, वो क्या है, अलग है। क्या है, मानव सेवा, जिंदगी को आसान बनाना, एक व्यक्ति किसी दूसरी जिंदगी को आसान बना दे, यही है जीवन का लक्ष्य, यही है मोक्ष, यही है जन्नत, बस यही है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स आगे लिखेंगे आप, कुछ अन्य कारण है, जैसे और भी कारण है, जैसे आगे लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा से संबंधित मांगों में वृद्धि, यानी कि सेवाओं की डिमांड बढ़ने लगी। अब सेवा की डिमांड बढ़ेगी तो सेवा क्षेत्र का विकास होगा, सीधी सी बात है। सेवा कर के रूप में सरकार कर राजस्व में वृद्धि, है ना। जब सरकार को कर मिलेगा तो सरकार उसे प्रमोट करना प्रारंभ कर देगी, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। जहां से मिलेगा उसे प्रमोट करेंगे। हाँ, यही मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे व्यूज मुझे मिलेंगे, मुझे लगेगा कि डिमांड है तो भैया 4 भी डालूंगा,
और अगर मुझे लगेगा कि भाई ठीक है कुछ ही लोग हैं, अभी हम उतने आगे नहीं पहुंच पाए हैं, हमारी रीच आउट अभी इतने लोगों तक नहीं हो पाई है कि मैं 4 वीडियो डालूं या 2 वीडियो डालूं, तो मैं 1 वीडियो डालूंगा, 1 दिन में डाल दिया, 2 दिन में डाल दिया, इस तरीका से डालूंगा। तो आपको देखना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसकी रीच आउट कहां तक कराते हैं। 10 मिलियन का टारगेट मेरा है, यहां तक रीच आउट करना है। और टारगेट इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को हमको काउंटर करना है, वो जो गली और कूचे तक पहुंच चुके हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन लेकर के काउंटर करना है, यही मेरी सेवा है इस समाज के प्रति। सेवा कुछ और नहीं होती, सेवा यही है, लोगों को जागरूक करो, लोगों की सेवा करो, लोगों की जिंदगी को आसान बनाओ, बस जिंदगी पूरी, जिंदगी सफल। ओके, लास्ट पॉइंट लिखेंगे आज का, बड़े पैमाने पर पलायन, ग्रामीण आबादी का अर्थ शहरी और शहरी क्षेत्र की ओर जाना। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी इसे, यानी कि जब लोग गांवों से पलायन करके शहर की ओर जाने लगे। अब इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको, जब मैं पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा रहा हूँ, शहरीकरण में भी पढ़ाऊंगा वैसे। तो ये जो है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत अच्छे पॉइंट नहीं है, बहुत अच्छे एग्जाम के लिए अच्छे हैं, पर ऐसे अच्छे नहीं है कि जैसे ये प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये पुश फैक्टर है। क्या है ये? पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर मतलब मजबूरी, पुश फैक्टर मतलब है मजबूरी, यानी कि लोग मजबूर हो गए, लोग तृतीय क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्षेत्र डेवलप ही नहीं हो पाया। किसके कारण? पॉलिसी पैरालिसिस, सरकार की दूरदृष्टि ना होना है। हाँ, सरकार की दूरदृष्टि नहीं होना। हमारे जो पॉलिटिकल कैंप है उसके अंदर पूरी तरीका से क्या है, क्या होना, देश का विकास के लिए या देश के लिए कोई नजरिया ही ना होना। देश, ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे द्वितीय क्षेत्र जो है कुछ लिखी जाती है, कुछ लिखी नहीं जाती, कि लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और जो लोग किताबें लिखेंगे वो किसके शासनकाल में? अब मुझे बताइए, अगर पृथ्वीराज रासो लिखी जाएगी तो क्या पृथ्वीराज की बुराई करी जाएगी? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। हाँ, तो जिस सरकार के अंदर किताबें लिखी जाएंगी, क्या उस सरकार की बुराई करेगा कोई? नहीं करेगा। लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार सुनते रहते हैं तो वही हमें बुराई भी सच्चाई बनने लगती है। आपने जॉन कीट्स का नाम सुना है? जॉन कीट्स से क्या है, पोइट्री थी उनकी। हाँ, जॉन कीट्स, उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक अच्छाई भी अगर बहुत सदियों तक चलती रहे वो बुराई बन जाती है। ये आगे आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा क्या है इसका मीन्स। लेकिन आप इसे समझ गए कि गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, कारण था पुश फैक्टर, यानी कि गांवों में जो कृषि थी उसके ऊपर क्या था, भार बढ़ता जा रहा। फैमिली तो बड़ी हो रही थी ना, परिवार का साइज बढ़ रहा था और लैंड का साइज तो वही था। अब एक ही परिवार के लोग जहां 20 थे, वो आने वाले 30-40 साल में कितने हो गए? 50-60-100 हो गए। अब लैंड होल्डिंग तो बढ़ी नहीं, उसी में से बंटवारे होने लगे। अब लैंड इतनी भी नहीं बची कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अपना भोजन खा सकें या फिर एक जिंदगी भी जी सकें, एक आम जिंदगी जी सके। तो क्या करेंगे? वो शहरों की ओर चले जाएंगे। ये पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर होता है कि आप शहर की चकाचौंध को देख करके गांव का जो आपको सामान्य जीवन है वो अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं अरे मेरे पास क्यों ना गाड़ी हो, मेरे पास बड़ी बड़ी हवेली हो, मेरे पास लंबी गाड़ी क्यों ना हो, और आप शहर की ओर जा रहे हैं। इसे बोलते हैं पुल फैक्टर, यानी कि अच्छी चीजें आपको आकर्षित कर रही है। और पुश फैक्टर क्या है? मजबूरी आपको धकेल रही है शहर की ओर। और इससे शहरों के अंदर क्या हुआ ये मैं पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी, और सोसाइटी जब पढ़ाऊंगा वहां पे भी पढ़ाऊंगा कि इससे हो क्या रहा है। और इन्हीं के इर्द गिर्द आपसे सारे यूपीएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको लिखने हैं। इससे बाहर ना तो कुछ आया है ना कुछ आएगा। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।